Good morning, my dear student. Let us start an important topic related with the numerical. आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका न्यूमेरिकल डिस्कशन होगा और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोमीटर, उसके अलावा पीपेट मेथड, उसके करेक्शन के बारे में यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, कब तक स्टोक्स लॉ वैलिड होता है उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और डिफरेंट इंडेक्स होते हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है ये यूपी में पूछा गया हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा गया हो। तो पहला क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करें, सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज डन फॉर द पार्टिकल साइज लेस देन, मतलब कि ये कि आपका सेडिमेंटेशन जो एनालिसिस है किस साइज के पार्टिकल से वो छोटा होना चाहिए। साइज मतलब जो भी पार्टिकल है किस साइज से छोटा हो ताकि आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम लोग कर सकें। अब देखिए यहां पे हम लोग जब ग्रेवल का केस होता है और जो सैंड का केस होता है उसको तो हम लोग सीव एनालिसिस से करते हैं। जब कोई पार्टिकल 75 माइक्रोन से ज्यादा होता है, जो भी उससे बड़ा पार्टिकल होता है, तो उसको हम लोग सीव एनालिसिस से कर लेते हैं। लेकिन 75 माइक्रोन से जो छोटा पार्टिकल होता है उसका एनालिसिस हम लोग सीव से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कैन अप्लाई द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, जिसमें एक पार्टिकल अपने सेल्फ वेट के कारण सेटल करता है। सेटल करते समय उस पर एक बुआयंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है, उसके अलावा ड्रैग फोर्स भी ऊपर की तरह काम करता है और सेल्फ वेट नीचे की तरह काम करता है। ठीक है, ड्रैग फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि पानी में कुछ ना कुछ वाटर में विस्कोसिटी होती है। सेल्फ वेट क्यों काम करता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ उसका वेट होता है और वाटर के अंदर आप उस पार्टिकल को डिप कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो इसलिए बुआयंसी फोर्स भी क्या करता है, ऊपर की तरह काम करता है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस डन फॉर द पार्टिकल साइज लेस देन। ध्यान दीजिएगा यहां पे बात कर रहे हैं किस साइज के पार्टिकल से लेस होना चाहिए, तो बात हम यहां पे की है लेस देन की बात कर रहे हैं। तो लेस देन में अगर आप देखोगे तो पार्टिकल जो है 75 माइक्रोन से जो भी लेस पार्टिकल होगा उसके लिए ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्लियर। तो 75 माइक्रोन से जो भी पार्टिकल होगा उससे छोटा पार्टिकल जो होगा उसके लिए है स्टोक्स लॉ इज वैलिड। अब फ्रेंड्स यहां पे देखिए 4.75 से छोटा पार्टिकल तो सैंड होता है, तो ये सैंड के लिए वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करें 425 माइक्रोन, ये भी ये तो क्ले सिल्ट का पार्टिकल होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि हाँ भैया 75 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल होगा तो उसका आपको एनालिसिस करना किससे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस से आपको करना है। तो ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 75 माइक्रोन। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पार्टिकल अप टू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज अप टू, किस साइज के पार्टिकल की रेंज तक वो वैलिड होगा। मतलब कि अप टू का मतलब ये होता है कि इससे जो पार्टिकल है इससे छोटा पार्टिकल हम लोग नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टोक्स लॉ वैलिड होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी वो हमने पढ़ा था, ये साइज का जो पार्टिकल होता है ये क्या था, 0.2 माइक्रोन जो भी आता है से बड़ा पार्टिकल और लेस देन 0.2 दैट इज mm, 0.2 mm। मतलब इस रेंज में अगर कोई पार्टिकल रहता है तो आपका स्टोक्स लॉ वैलिड होता है। अब देख लो यहां पे पार्टिकल 0.2 माइक्रोन से बड़ा होना चाहिए। 0.2 माइक्रोन से अगर पार्टिकल छोटा हो जाता है तो आप देख सकते हो, वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, ब्राउनियन मोशन हो जाता है। थ्योरी पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि 0.2 माइक्रोन से अगर पार्टिकल छोटा हुआ तो पार्टिकल ब्राउनियन मोशन करना शुरू कर देते हैं। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है कि पार्टिकल आपके तैरते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल पानी के अंदर तैरते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। वो सेटल नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन इफ द डाया इज लेस देन 0.2 माइक्रोन अगर हो जाता है। ठीक है, अगर मान लिया इससे ज्यादा हो गया, इफ डाया इज ग्रेटर देन 0.2 mm, तो यहां पे टर्बुलेंट फ्लो होता है। क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। तो आपको ध्यान देना है ब्राउनियन मोशन कब होता है, जब पार्टिकल 0.2 माइक्रोन से कम हो जाता है तो ब्राउनियन मोशन होता है, और उसके अलावा पार्टिकल 0.2 mm से ज्यादा हो जाता है तो पार्टिकल में टर्बुलेंसी आ जाती है। पानी में क्या सेटलमेंट बहुत ही तेजी से होता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर
जो ये वैलिडिटी है ये स्टोक्स लॉ यहां तक वैलिड है, स्टोक्स लॉ। क्लियर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर अगर आप देखोगे अप टू बात कर रहा है, रेंज नहीं पूछा है। अप टू का मतलब ये होता है कि इससे छोटा पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है। तो अप टू की अगर बात करें तो आप देखोगे दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 0.2 माइक्रोन को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो 0.2 माइक्रोन को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा 0.2 माइक्रोन। अब इसका मतलब है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाता है, क्योंकि 1 माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। अब बात कर लेते हैं 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख पाओगे कि 0.2 इसमें 0 का लगाएंगे 0 0 0 और 2 आएगा, और 10 टू द पावर -3 1 mm अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं mm में लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 10 टू द पावर -3 मीटर जो होता है 1 mm इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहां पे कि इसकी यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप देख पाओगे कि 0.002 mm पार्टिकल जो होगा वहां तक के लिए वैलिड हो जाएगा। तो आंसर इज द सी। Which chemical is used for the defloculating agent or dispersing agent? Deflocculant और dispersing agent हम जो यूज करते हैं फॉर द पोस्ट ट्रीटमेंट इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि हम डिस्पर्सिंग एजेंट यूज क्यों करते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट इसलिए यूज करते हैं कि पार्टिकल का फ्लॉक ना बन सके। डिफ्लक्युलेंट का मतलब होता है कि फ्लॉक को ना बनने देना। तो इसका मतलब यह होता है जो पार्टिकल एंग्लोमरेशन एक साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक फ्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमको उसको तोड़ना होता है ताकि उसकी डिस्क्रीट सेटलिंग हो सके। डिस्क्रीट का मतलब है हर एक पार्टिकल अलग अलग सेटल कर सके। अलग अलग का मतलब है कि उसका जो वेलोसिटी क्षेत्र होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, किसी से कोलैप्सिबल नहीं होना चाहिए, उसका एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कट नहीं करना चाहिए। दैट इज पार्टिकल इस तरीके से सेटल करने चाहिए, अपना अपना क्षेत्र अलग होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सेटलिंग, ठीक है। डिस्क्रीट सेटलिंग का मतलब होता है पार्टिकल का शेप, साइज एंड वेट विल बी नॉट चेंजिंग। स्टोक्स लॉ इसी के लिए वैलिड होता है, इसीलिए हमने डिस्पर्सिंग एजेंट का क्या किया, यूज किया। पहली बात तो मुझे समझ में आ गई मैंने डिस्पर्सिंग एजेंट यूज क्यों किया। दूसरी बात मैं ये करता हूं कि जो डिस्पर्सिंग एजेंट है क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन क्या था और कौन सा केमिकल यूज करते हैं। खास बात यह है कि जो डिस्पर्सिंग एजेंट होता है वो पोस्ट ट्रीटमेंट होता है, नॉट अ प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि सॉइल लिया, सॉइल में मिला दिया, दैट इज प्री ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट ये होता है कि जब आपने क्या किया, सॉइल सैंपल सॉइल लिया, उसमें वाटर मिक्स किया, एक सस्पेंशन 1000 ml का बना लिया, उसके बाद में अगर आप केमिकल ऐड करते हो तब उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। अब पोस्ट ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज करते हैं, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट मैंने बोला था यूज करते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट यूज करते हैं, इसके अलावा सोडियम फास्फेट यूज करते हैं। थ्योरी पार्ट में मैं सबको डिस्कस कर चुका हूं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैंने फिर भी रिपीट कर दिया। पहला कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट, दूसरा सोडियम कार्बोनेट, तीसरा आपका सोडियम ऑक्जेलेट और चौथा सोडियम फास्फेट। तो 4 नाम हमारे पास हो जाते हैं, एग्जाम में कोई ना कोई पूछ लेगा, तो तीसरी बात पता चल गई। उसके बाद एक बात और कर लेते हैं, तो हमारा आंसर तो पता चल गया, दिस इज द आंसर। बट इसके अलावा हमें जानना जरूरी है कि हम इस पैरामीटर को क्यों यूज करते थे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है प्री ट्रीटमेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्री ट्रीटमेंट होता है। अब ये क्यों यूज किए थे, प्री ट्रीटमेंट में कहां पे यूज करना पड़ता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज जो हुआ था वो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए यूज करते थे। दूसरी बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज करते थे जब प्री ट्रीटमेंट में, तो हमें वहां पे जो कैल्शियम के कंपाउंड होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम का कंपाउंड होता है अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, इफ्लोरोसेंस हो जाता है उसमें। इसका मतलब यह है कि वो पार्टिकल को आपस में एंग्लोमरेशन कराता है, मतलब पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है प्री ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए हम लोग HCl का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात करते हैं यहां पे एक खास बात कि जो यहां पे एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो डिस्पर्सिंग एजेंट है इसके लिए करेक्शन कैसा यूज करते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट की वजह से मीडियम की डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है तो बॉयंसी फोर्स ज्यादा लगता है, तो इस वजह से वहां पे हम लोग जो करेक्शन यूज करते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट का वो नेगेटिव करेक्शन यूज करते हैं। मतलब अगर हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो यहां से हमको कम 5 क्वेश्चन निकल के आ गए। हम क्यों यूज करते हैं, इसके कौन से केमिकल्स होते हैं,
प्री होता है या पोस्ट होता है, इसका करेक्शन क्या होता है। तो हमें एक क्वेश्चन से 4-5 बातें निकल के आ जाती हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अगला आएगा तो हम लोग उसको इजिली कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज द सी। तो आप देख पाओगे कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इन द बात करते हैं इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस द रीजन फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हीटिंग इट इज रिमूव। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो एक सबसे खास बात है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये ऑक्सीकारक होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। देखिए ऑक्सीकारक और जो आपका पढ़ते होगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको बोलते हो ऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम ही होता है कि किसी भी कंपाउंड को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। ऑक्साइड का मतलब होता है गैस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है यहाँ पे हाइड्रोमीटर जो यूज होता है, हाइड्रोमीटर में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। पहली बात तो ये हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है, सबसे खास बात ये है कि ये जो पैरामीटर आप यूज कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है दिस इज द प्री ट्रीटमेंट। क्या है, प्री ट्रीटमेंट। देखिए एक एक बात है लेकिन उसको आपको जानना जरूरी है कि हम इसलिए इसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द प्री ट्रीटमेंट। अब इसको देख लेते हैं ये क्यों यूज किया था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज हम लोग करते हैं रिमूव टू ऑर्गेनिक मैटर। तो करेक्ट आंसर इज द ऑर्गेनिक मैटर। अब देख लेते हैं यहाँ पे वाटर प्रेजेंट। भैया वाटर को रिमूव करने का कोई मतलब नहीं है। एयर प्रेजेंट, एयर तो ऑटोमेटिक हवा विंड चलने से भी निकल जाती है, उसको रिमूव नहीं करना होता। नेक्स्ट बात करें कैल्शियम कंपाउंड। तो कैल्शियम कंपाउंड जो रिमूव करना होता है उसमें हम लोग HCl ऐड करते हैं। कौन सा ऐड करते हैं, HCl। HCl क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन होती है जैसे आप सपोज दैट कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सपोज दैट आपके पास कैल्शियम का कंपाउंड है और आप देख पाओगे कि इसमें अगर मैं HCl ऐड करूंगा तो आप इजिली देख पाओगे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट बनता है जिसको मैं अवक्षेप बोलता हूं। ये नीचे जम जाता है तो इसको इजिली आप निकाल सकते हो, शटल कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग कैल्शियम का कंपाउंड HCl यूज करते हैं क्योंकि वो रिएक्शन से प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनाता है और अवक्षेप नीचे शटल कर जाएगा जिसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं और गैस बनेगी दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि इसको कैल्शियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब ऑप्शन दिए थे। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आप जो यूज करोगे ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक और बात ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसको डील करते हैं। हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। 4 का आंसर अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक मैटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, द हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसपे वो काम करता है। अब खास बात यह है कि जो हाइड्रोमीटर होता है उसका जो मतलब एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसका एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो वो सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे बेस्ड ऑन होता है, जिसमें क्या होता है कि एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग सेटल कराते हैं। दिस इज द कंटेनर। इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, एक सस्पेंशन ले लेते हैं 1000 ml का, जिसमें पार्टिकल अपना इजिली क्या करते हैं, सेटल करते हैं। क्या करते हैं, सेटल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आप देख पाओगे पार्टिकल का सेटलमेंट होता है। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए न्यूटन्स लॉ या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहोगे तो टाउ बराबर म्यू, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की अगर बात कर दो टाउ इक्वल टू म्यू du/dy होता है। ठीक है, बट ये नहीं हो सकता। उसके बाद में डार्सी-लॉ आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा तो वो भी यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, डार्सी-लॉ जो है टर्बुलेंट और क्या कहते हैं आपका लैमिनार फ्लो दोनों के लिए वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारा जो फ्लो जो भी स्टोक्स लॉ वैलिड होता है वो आपका लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है, टर्बुलेंट नहीं होता है। मैनिक्स इक्वेशन आपने पढ़ा होगा FM में, दैट इज V = वेलोसिटी = 1/n r⁴ s⁴ 1/2। n मैनिक्स कोफिशिएंट होता है, r हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है और s होता है बॉटम स्लोप होता है। ठीक है, तो वहां पे ये वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर दिस। यहां पे जो हम लोग पढ़ते थे सेटलिंग स्टोक्स का, दैट इज गामा w × d² × GS - 1/18 × म्यू। d पार्टिकल साइज होता है, GS स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल, म्यू जो होता है दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है V² = d²। सपोज दैट कि एक पार्टिकल का डायमीटर 2 गुना कर दिया गया है तो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। बट ये वैलिड फॉर लैमिनार फ्लो, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर वो टर्बुलेंट में दे देगा तो आप ये नहीं लगा पाओगे। तो आपको एग्जाम में पढ़ना है कि एग्जाम में अगर उसने मेंशन किया कि ये लैमिनार फ्लो है तभी आप d² लगा सकते हो, अन्यथा नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपका जो आंसर होगा जो स्टोक्स लॉ वैलिड होता है दैट इज
हाइड्रोमीटर इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस प्रिंसिपल कौन सा होता है, जो उसका सिद्धांत होता है, दैट इज स्टोक्स लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन द पीपेट एनालिसिस। अगर मैं पीपेट एनालिसिस की बात करूं तो पीपेट एनालिसिस में अगर आप देख पाओगे तो हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि पीपेट एनालिसिस क्या होता था, जिसके बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं। देखिए पीपेट एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, जो रीडिंग लेते थे, सपोज दैट ये सैंपल आपने बनाया, इस सैंपल में आपने क्या किया, पीपेट को लेके आते थे, पीपेट का यूज करते थे इस तरीके से। ठीक है, पीपेट का आप अगर यूज कर पाओगे तो यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया था, जो डेप्थ थी उसको हमने फिक्स कर रखा था। क्या कर रखा था, डेप्थ को फिक्स कर रखा था, कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो डेप्थ होती थी हम लोग क्या करते थे, फिक्स कर दिया था कि भैया 10 सेंटीमीटर पे आपको लेना है, 10 सेंटीमीटर। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो आप देख पाओगे जो पीपेट मेथड होता है इसमें डेप्थ क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर हाइड्रोमीटर एनालिसिस पढ़ोगे तो ये डेप्थ क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, डिपेंड अपॉन द लिक्विड। तो वहां पे ज्यादातर आप देखोगे कि हाइड्रोमीटर में डेप्थ चेंज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोमीटर में जब हम इसको यहाँ पे मर्ज करते हैं हाइड्रोमीटर को, तो आप देखोगे इसकी रीडिंग क्या होती है, वेरी करती रहती है। तो आप देख पाओगे इन द पीपेट एनालिसिस द सैंपलिंग डेप्थ विल बी constant, goes on increasing, goes on decreasing and sometimes increase and sometimes decrease। ऐसा नहीं होता है। जो पीपेट एनालिसिस होता है उसके केस में आपकी जो डेप्थ होती है वो कांस्टेंट रहती है। हर बार आपको 10 सेंटीमीटर पे ही सैंपल को सक करना है इस पीपेट के थ्रू। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये छोटी छोटी बातें पता नहीं रहती लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे आई है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने यहां पे लिख रखा है टॉप पे, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है, किस पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, रेनफॉल डेप्थ। देखिए हाइड्रोमीटर सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूज किया जाता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल लिक्विड की, जो भी लिक्विड है उसको हम लोग उस लेयर पे निकालते हैं। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जो होता है ये हाइग्रोमीटर निकालते हैं। देखिए हमें को पता जरूर है लेकिन इसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से जो निकालना होता है, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितनी मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब इस ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन जाता है, नॉन टेक में भी पूछ लेता है कि हाइग्रोमीटर का यूज क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है ये पिटॉट ट्यूब से निकालते हो, दैट इज पिटॉट ट्यूब। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। पिटॉट ट्यूब से हम लोग निकालते हैं क्या, दैट इज आपका आता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। एक और इस पे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, दैट इज विंड वेलोसिटी या विंड स्पीड, इसको निकालते हैं एनेमोमीटर। तो एनेमोमीटर जो होता है, ठीक है, तो इससे हम लोग निकालते हैं क्या, विंड स्पीड पता करते हैं। तो ये एक नॉन टेक में क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पे आता है रेनफॉल डेप्थ। रेनफॉल डेप्थ जो होता है इससे हम लोग मेजर करते हैं, किससे, रेन गेज से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, रेन गेज। वो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, नॉन रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमको सब कुछ पता रहता है लेकिन 4 ऑप्शन के बारे में भी हमको सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पिटॉट ट्यूब, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, रेनफॉल डेप्थ रेन गेजेस से निकालते हैं, विंड वेलोसिटी एनेमोमीटर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, एनेमोमीटर से। ठीक है, एनेमोमीटर ध्यान दीजिएगा, नॉन टेक में पूछ रखा है कई बार कि विंड स्पीड वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वहां पे एनेमोमीटर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक आ जाता है कि इक्विपमेंट किस चीज से क्या निकालते हैं, जैसे वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना चाहिए, क्लियर। तो जैसे पिग्नोमीटर से हम लोग क्या करते थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट निकालते थे। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम लोग क्या पढ़े इसका, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8, 9। बहुत अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास अभी, ये तो हाइड्रोमीटर से थे। अभी 1-2 और क्वेश्चन करेंगे करेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, कि कौन सा एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं कि कौन सा करेक्शन यूज होता है। इसके अलावा हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, इन सब पे क्वेश्चंस
करेंगे। ठीक है, तो जब अगर हम बात करें यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट पे भी बहुत सारे आईएएस में क्वेश्चन आए हैं, एसएससी जेईई में आए हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और आप कोशिश करिए कि जैसे ही थ्योरी अगर पार्ट आपने नहीं पढ़ा, अभी लेक्चर है, तो पहले न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं आप उनको जरूर देखें। जब नहीं देख लोगे उनको तो उसके बाद में आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन करने में और ज्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद ही कर ले जाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश किया करो कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं, पहले एक बार 7 क्वेश्चन सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखे, और इन 7 क्वेश्चन का आंसर अपने मन से जो भी पार्ट आपको लगता है आप लिखा करो। ठीक है, उसके बाद ये देखा करो कि जो मैंने किया और सर ने जो बताया, क्या उससे मेरे 7 में से 5 सही है, 4 सही है, क्या गलती हुई, इन सब बातों को अगर आप ध्यान दोगे तो और अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अपने मन से जब हम दिमाग लगाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, किसी को कॉपी करने से, बताने से उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करिए कि जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है सबसे पहले अपने मन से क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर होगा, बी पार्ट या सी पार्ट कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि वहां पे आप 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। उसके बाद में जब मैं सोल्यूशन देता हूं उसके बाद आप मैच कराइए, फिर देखिए कि आपकी गलती वहां पे कहां पे हो रही थी। तो इस तरीके से आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, कह रहा है द मेनिस्कस, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एसएससी जेईई में पूछा गया। एसएससी जेईई 2006। अभी मैं आईएएस के ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूं, लेकिन अब आईएएस स्टार्ट होगा। द मेनिस्कस and dispersing agent correction in the hydrometer analysis respectively are पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बी ऑप्शन कह रहा है दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सी ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। और डी ऑप्शन कह रहा है नेगेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये बोल दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे कि कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में डील करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है एसएससी जेईई में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपार्टस, 2017 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 2017 एसएससी जेईई। ठीक है, पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, द विच ऑफ द फॉलोइंग अपार्टस, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus, which of the following apparatus is used to measure the liquid limit of the soil, liquid limit of the soil, liquid limit of the soil। अब अपार्टस को दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, पहला है कैसा ग्रांडे अपार्टस, दिस इज द ए ऑप्शन, कैसा ग्रांडे अपार्टस। ठीक है, कैसा ग्रांडे अपार्टस। उसके अलावा उसने बता रखा है कैसा ग्रांडे के अलावा पिग्नोमीटर,
पिग्नोमीटर, ठीक है। उसके बाद में है रिंग एंड बाल, सी ऑप्शन है, रिंग एंड बाल अपार्टस, ठीक है। उसके बाद में डी हो जाता है ऑप्शन जो दिया गया है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिस, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। ये 2017 में फिर से एसएससी जेईई में क्या हो गया, रिपीट हो गया। क्या पूछा है, पूछा है कि क्वेश्चन में इसने ये दिया है, कैसा ग्रांडे अपार्टस इज यूज्ड टू डिटरमिन, फिर से पूछा है कैसा ग्रांडे, कैसा ग्रांडे अपार्टस, वही क्वेश्चन है लेकिन चेंज होता रहता है। कैसा ग्रांडे अपार्टस इज यूज्ड टू डिटरमिन, इज यूज्ड टू डिटरमिन, इज डिटरमिन, क्या पूछा है पहला, लिक्विड लिमिट, ऑप्शन पहला है लिक्विड लिमिट, दूसरा है प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और जो सी दिया हुआ है शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, और जो डी दिया गया है दैट इज श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 की, वो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। उसने ये पूछा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन को दिया है, जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है, ये भी लिक्विड लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हमको ध्यान देना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, जो कि पूछा गया है द रिलेशन, सिविल सर्विसेज में पूछा गया, आईएएस का क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज। ये क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, वाटर कंटेंट, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट W% and number of blows that is capital N, number of blows capital N in soil as obtained from, as बहुत अच्छा क्वेश्चन है, as obtained from कैसा ग्रांडे अपार्टस, as obtained from कैसा ग्रांडे अपार्टस, उससे निकालते हैं लिक्विड लिमिट डिवाइस इज गिवन बाई, ठीक है। कैसे गिवन बाई है, उसने फार्मूला दिया है W इक्वल टू 20 माइनस, ये इक्वेशन एग्जाम में दी गई है, log बेस 10 और यहां पे लिखा गया n, ठीक है। और पहला ऑप्शन दिया गया है A इक्वल टू 15.6%, बी ऑप्शन दिया गया है आपके सामने 18.6%, और जो सी ऑप्शन दिया गया है वो आपके पास में है 17.6%, और जो डी ऑप्शन है वो 16.6%। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि पूछा गया है द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द soil at liquid limit is, पहला ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन पे दिया है दैट इज
नेगेटिव, सी ऑप्शन दिया है वेरी स्मॉल, और डी ऑप्शन दिया है आपके सामने वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, समझना है, फिर हमको यहाँ पे उसका जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एसएससी जेईई 2006 में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस कैसा लेते हैं। बहुत अच्छे से डील किया था मैंने, फिर से एक बार बता देता हूं कुछ बातें। जैसे सपोज दैट कि आप ये यूज कर रहे हो मेनिस्कस करेक्शन में, तो आप ये देख पाओगे दिस इज द, ये है मेनिस्कस करेक्शन सपोज बनेगा, तो मेनिस्कस कुछ इस तरीके से बनता है। मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, तो आप देख पाओगे कि रीडिंग जो थी, सपोज दैट दिस इज द 1.00 ये था, और ये रीडिंग है आप देखोगे 1.00 सपोज दैट 5 है, मान लेते हैं, क्योंकि रीडिंग हमारी नीचे की तरफ क्या करती है, बढ़ती है। अब आप ये देख पाओगे, मुझे चाहिए एक्चुअल में रीडिंग जो है आपकी वो यहां पे है, लेकिन आप पढ़ के कहां पे जा रहे हो, यहां पे। जब आप ऊपर से देखोगे, साइड से देखोगे, ठीक है, अगर आप देख पाओगे यहां से, जब आप इस पे देखोगे तो एक्चुअल में आपने यहां पे पढ़ा, ठीक है, लेकिन ट्रू रीडिंग जो थी वो यहां पे थी। तो ट्रू रीडिंग टीआर से मैं लिख रहा हूं वो 1.0 रहेगी 5, और जो आप मेजर्ड रीडिंग की बात कर रहे हो जिसको मैं एमआर लिख रहा हूं वो आप पढ़ के चले जाओगे 1.00, क्योंकि देखो मेनिस्कस बनता है प्लस टर्बिड वाटर रहता है, टर्बिड का मतलब है गंदा रहता है, उस वाटर में देखते समय आप ऊपर का पढ़ जाओगे, यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। ये मैंने बना दिया इतना बड़ा, बट एक्चुअल में इसका डायग्राम बहुत ही हल्का बनता है, ठीक है, बहुत छोटा बनता है, बस मैंने समझाने के लिए ऐसा किया। तो करेक्शन क्या होता है, तो करेक्शन इक्वल टू होता है ट्रू रीडिंग माइनस मेजर्ड रीडिंग। तो आप देख पाओगे ट्रू रीडिंग क्या है 1.005 माइनस 1.00 दिस, तो आएगा पॉजिटिव का प्लस 0.005। तो आप देख पाओगे कि जो मेनिस्कस करेक्शन होता है इन केस ऑफ हाइड्रोमीटर ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये देख लीजिए कि पॉजिटिव आंसर कहां मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पहला किसको पूछा है, मेनिस्कस पूछा ना, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले नेगेटिव दे दिया है, फिर ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसने पहले भी नेगेटिव दे रखा है। अब मुझे जो पढ़ना है वो सी और ए के बारे में पढ़ना है। फिर मैंने बताया था आपको डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों होता है, मैंने बहुत अच्छे से डील किया था कि बुआयंसी फोर्स डेंसिटी बढ़ जाती है डिस्पर्सिंग एजेंट को यूज करने से, जिससे क्या होता है कि बुआयंसी फोर्स ज्यादा आता है। जब बुआयंसी फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये हाइड्रोमीटर ऊपर की तरफ चला जाता है। जब हाइड्रोमीटर ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्चुअल में रीडिंग बदल जाएगी। तो उस समय आप देख पाओगे कि एक्चुअल में रीडिंग आपकी जो आ रही थी, ट्रू रीडिंग वो ये थी, लेकिन आप पढ़ोगे क्या, फिर ये वाले, क्योंकि हाइड्रोमीटर ऊपर चला गया। तो आप देख पाओगे कि जो हाइड्रोमीटर में ये करेक्शन जो था दैट इज मेनिस्कस करेक्शन, ये था आपका दैट इज पॉजिटिव, और जो आप डिस्पर्सिंग एजेंट यूज करोगे उसमें करेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दिस द ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मेनिस्कस करेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो डिस्पर्सिंग एजेंट होता है वो नेगेटिव करेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आप वो क्लास कर लोगे तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लिमिट। देखिए लिक्विड लिमिट निकालने का जो प्रोसेस था वो हमारे पास था, सबसे पहले हम लोग यूज करते थे कैसाग्रांडे। कैसाग्रांडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम दिया था दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैसाग्रांडे apparatus। कैसाग्रांडे से क्या निकालते हैं, दैट इज लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट कैसे निकालते थे, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले एक ड्राई सॉइल लेते थे जो कि 425 माइक्रोन से पास होती थी, उसको हम लोग क्या करते थे, पानी मिलाते थे, एक केक जैसा पेस्ट बनाते थे, उसको फिर एक क्या कहते हैं apparatus में जो भी हमारा कप शेप रहता था उसमें हम लोग भर देते थे। भरने के बाद में उसके सेंटर से एक हम लोग क्या कहते हैं ग्रुव कट करते थे, और ग्रुव कट करने के बाद में वहां पे हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ ब्लोज देते थे, और नंबर ऑफ ब्लोज जो देते थे 1 सेकेंड में 2 रिवोल्यूशन होने चाहिए थे, मतलब एक सेकंड के अंदर वो 2 बार गिरना चाहिए, ठीक। तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे निकालते थे। फिर हम लोग देखते कि जो स्टैंडर्ड लिक्विड लिमिट होती थी वो करेस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करेस्पॉन्डिंग हम लोग निकालते थे। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो हम लोग लिक्विड लिमिट जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, जो हमारा apparatus होता है दैट इज कैसाग्रांडे apparatus। तो आप देख पाओगे दिस इज द कैसाग्रांडे apparatus।
क्लियर, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। पिग्नोमीटर, देखिए पिग्नोमीटर से जो हम लोग निकालते थे, बार बार हमें कुछ पता रहता फिर भी हम लिखेंगे क्या, पिग्नोमीटर से हम लोग दो चीजें निकालते थे, एक तो वाटर कंटेंट निकालते थे, क्या निकालते थे, वाटर कंटेंट निकालते थे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते थे, क्या निकालते थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते थे। आता है फिर भी पढ़ेंगे, आता है मुझे फिर भी पढ़ूंगा, बार बार लिखूंगा ताकि चीजें हमारे दिमाग में बस जाए। उसके बाद रिंग एंड बाल अपार्टस, दिस इज द जो अगर आप हाईवे पढ़े होगे तो हाईवे में इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसका काम जो होता है हम लोग निकालते थे, सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट, वहां पे जो बिटुमिन होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन, ठीक है, बिटुमिन। तो आपको याद रखना यार, कुछ भी पढ़ना है उसके साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, देखिए पढ़ाई तभी अच्छी आपकी होगी, तभी आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा जब एक क्वेश्चन के साथ में 4 इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, आप उसको भी गैदर करके चलिए, सर्च करिए कि भैया हाँ इसके साथ में ये ऑप्शन आया, क्यों आया, इस ऑप्शन के बारे में भी अगर आप सर्च करोगे, मन लगाओगे, तो आपको साथ साथ में कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो ये बात तो हाईवे की है, आज ही जाकर के सॉफ्टनिंग पॉइंट है उसके बारे में, बिटुमिन के जो टेस्ट हुए थे सारे जाके आज ही रिवाइज कर लीजिए, इससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा क्या करिए, जब भी कोई भी पॉइंट इधर उधर का आ जाया करे, आप जाकर के तुरंत उसको रिवाइज करिए, इससे क्या होगा, आपका मेमोरी पावर है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको वहां पे पढ़ना है। तो रिंग एंड बाल जो होता है वो शार्पनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन निकालते हैं हम लोग, क्लियर। तो बिटुमिन के जाकर के आज ही आपको क्या करना है, टेस्ट वहां पे सर्च करना है, ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा कर जाओगे। पिग्नोमीटर से क्या निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नन ऑफ द अब भी ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसा ग्रांडे अपार्टस, ये 2017 एसएससी जेईई में रिपीट हो गया। फिर से रिपीट क्या हुआ, दूसरे मीटिंग में पूछा गया, फर्स्ट मीटिंग का या सेकंड मीटिंग का है, कैसा ग्रांडे अपार्टस इज यूज्ड टू डिटरमिन द। अब देखो कैसा ग्रांडे अपार्टस से अभी खास हम पढ़ के आए हैं, दैट इज डिटरमिन द लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट हम निकालते हैं, लिक्विड की सीमा निकालते हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाता है दैट इज लिक्विड लिमिट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, इज लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट हम कैसे निकालते थे, प्लास्टिक लिमिट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, जब हम लोग किसी ग्लास प्लेट के ऊपर उसको रोल करते हैं और विथआउट क्रम्बल इन 3 mm डायमीटर, तो दैट इज प्लास्टिक लिमिट। वहां से हम लोग डिटरमाइन करते थे प्लास्टिक लिमिट, जो कि 3 mm डायमीटर तक हम लोग रोल कर सकते थे, कितना, 3 mm डाया तक रोल कर सकते थे, डाया रोल विथआउट क्रम्बल। तो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ते चलेंगे, प्लास्टिक लिमिट हो गया। फिर शियर स्ट्रेंथ, देखिए शियर स्ट्रेंथ हम लोग जो निकालते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे शियर स्ट्रेंथ वेन शियर टेस्ट का यूज करते हैं, उसके अलावा हम लोग जो डायरेक्ट शियर टेस्ट का यूज करते हैं, उसके अलावा ट्राई एक्सेल टेस्टिंग का यूज करते हैं। तो वो आगे का टॉपिक है, अभी बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है ब्रॉड में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, उसको नेचुरल ड्राई किए थे और फिर देखे थे उसका जो श्रिंकेज लिमिट का मतलब ही होता है कि कितना वॉल्यूम हम रिडक्शन करें, कितना हम मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करें ताकि उसका फर्दर वॉल्यूम क्या हो, रिड्यूस ना हो सके, कांस्टेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट हमने अच्छे से वहां पे देखा था। तो करेक्ट आंसर इज द लिक्विड लिमिट। तो आप देख सकते हो 2-2 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन यूपी एग्जाम में, स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होता है वहां पे रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन एएस में पूछा, सिविल सर्विसेज में किसी भी साल पूछा गया, लेकिन हाँ पूछा गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज। वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज में एक ग्राफ हमने खींचा था, उसका नाम था फ्लो कर्व। तो फ्लो कर्व कुछ ऐसा था जो आपने देख रखा है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, दिस इज द फ्लो कर्व। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए इसको। तो नंबर ऑफ ब्लोज यहां होता था, नंबर ऑफ ब्लोज एक्स एक्सिस पे था, और यहां पे जो था वाटर कंटेंट था, क्या था, वाटर कंटेंट। तो आप देख सकते थे कि इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आई थी, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आई थी। तो आप थीटा निकालते थे, जो कि सपोज दैट कि अगर आप वाटर कंटेंट W1 ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग N1 आता था, और W2 ले रहे थे तो उसके करस्पॉन्डिंग सपोज दैट N2 आता था। तो अगर आप फ्लो कर्व का यहाँ पे जब स्लोप निकालते थे, जिसको हम बोलते थे फ्लो इंडेक्स, तो W1 माइनस W2 डिवाइड बाई दैट इज लॉग 10 बेस N2 डिवाइड बाई N1। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, फाइंड करते थे। नहीं देखा है तो देख लीजिए, एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं। नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट के बीच में जो भी ग्राफ प्लॉट होता है या कर्व प्लॉट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लो कर्व। उसके बाद में जो इंडेक्स निकल के या स्लोप निकल के आता है फ्लो कर्व का, दैट इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। तो IF जो होता है दैट इज फ्लो इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स। मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपको चीजों में कोई दिक्कत ना आए। कल कोई फार्मूला ही पूछ लेता है तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। कई बार फार्मूले में आपको कंफ्यूजन होगा, W1 माइनस W2, कई बार ऑप्शन में N1 अपान N2 देगा, कई बार N2 बाई N1 देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, जिसमें नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा होंगे
इसका मतलब उसमें वाटर कंटेंट क्या होगा, कम होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आप देख सकते हो W1 यहाँ पे ज्यादा है, जब W1 ज्यादा रहेगा तो ये हमेशा अपान में रहेगा। यहाँ W2 वाटर कंटेंट कम रहेगा, जब वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल में कम रहेगा इसका मतलब वो हार्ड है, और हार्ड है तो उसका इसका मतलब ये है कि आप उस पर नंबर ऑफ ब्लोज आपको ज्यादा चाहिए, और लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसलिए नंबर ऑफ ब्लोज जो है हमेशा जो ज्यादा वाला नंबर ऑफ ब्लोज होगा वो हमेशा कहां पे होगा, टॉप पे होगा। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका, लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती क्योंकि डिफाइन नहीं होता है। तो लॉग के अंदर का जो टर्म होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, जब ये टर्म ज्यादा होगा ये टर्म कम होगा। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पे अपने क्वेश्चन की थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि यहां पे हमें लिक्विड लिमिट निकालना है, और सारे ऑप्शन दे रखा है 15%, 18 के पास, 17 के पास, 16 के आसपास, और कुछ फार्मूला इसने दे रखा है कि एक इंपेरिकल फार्मूला है जिसका रिलेशन है W = 20 - log n। ये कुछ नहीं है, ये इसी इक्वेशन से निकाला गया है। ये लाइन है y = mx की, एक लाइन है जहां से ये इक्वेशन प्राप्त की गई है, एक स्टैंडर्ड है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में आपको देगा। आप ये बताइए फॉर लिक्विड लिमिट, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर लिक्विड लिमिट, for liquid limit number of blows, for liquid limit number of blows कितना लेते थे, 25, n की वैल्यू होती थी 25। आप कुछ ना करिए, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है आपका दैट इज क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अगर आप देख पाओगे कि मुझे ये वैल्यू चाहिए तो W = 20 - log base 10, log base 10 अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर आप देख पाओगे यहाँ पे तो दैट इज वैल्यू अगर हम रखेंगे दैट इज 25 रख दिया। अब भैया कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता एग्जाम में, अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता है तो आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेटर अगर नहीं अलाउ होता है तो आपको सबसे बढ़िया चीज है कि आपको कैलकुलेशन सीखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप सीख जाओगे। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, देखिए सारे आंसर जो है 20 से कम आएंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है, और सारे ऑप्शन जो आपके दिए गए ABCD करके दिए गए हैं वो आपके क्या है 20 से कम है, तो आप निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। log base 10, इसको याद करने का तरीका देखिए, 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, फिर मैं लिख सकता हूं 20 - 2 log base 10, 5 लिख सकते हो। फिर मैंने क्या किया, 20 लिखा -2 किया। log 5 को मैं लिख सकता हूं log 10 / 2, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो 5 10/2 करोगे 5 आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं log 10 - log base 10 2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इन चीजों के बारे में थोड़ा सा। देखिए 20 लिखोगे -2 लिखोगे, log base 10 जब दोनों जगह वैल्यू सेम होती तो उसका आंसर 1 होता है। अगर यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1 लाख है, यहाँ 1 लाख है, तो आंसर क्या होगा 1। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान रखना है। दैट इज 1 आ जाएगा माइनस इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। तो आप देख पाओगे, इसको सॉल्व करोगे 20 - 2, ये लगभग 0.7 के आसपास आएगा, और जब आप सॉल्व कर पाओगे इसको तो आंसर आपका जो निकल के आएगा वो आपका आंसर निकल के आएगा 20 - 1.4 दैट इज 18.6 के आसपास जो भी आंसर निकल के। तो ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन आता होगा, फार्मूला भी पता, नंबर ऑफ ब्लोज भी पता है, पता चला आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। तो आप देख पाओगे आपका आंसर जो मैच करेगा दैट इज द बी आंसर 18.6। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, नहीं तो मैं क्वेश्चन जो है प्रॉपर बहुत ही आईएएस के जितने क्वेश्चन करना चाहोगे उतने करा दूंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं, ये सब्जेक्ट अभी चल ही रहा, जैसे ही सॉइल स्टील कंप्लीट करेंगे उसके बाद में हम लोग जो भी गुप्ता एंड गुप्ता बुक है या आईएएस के या आईएएस के सिविल सर्विसेज के पूरे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, डिस्कस करूंगा सारे, आपको आरसीसी हो, सोम हो, स्टील हो, कुछ भी होगा मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो क्वेश्चन के लिए कभी पीछे नहीं हटना है, और प्रॉपर उनका डिस्कशन होगा, अच्छे से डिस्कशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट लिक्विड लिमिट। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो शियर स्ट्रेंथ होता है एट लिक्विड लिमिट, अगर मैं बात करूं तो शियर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट की मैं बात अगर करूं तो वहां पे आपने क्या देखा था, मैंने ग्राफ बनाए थे, ठीक है। सारे ग्राफ को मैं मर्ज करता हूं, सारे एक ग्राफ बना था, ये लिक्विड लिमिट पे अगर है दैट इज शियर स्ट्रेंथ है, फिर एक ग्राफ कुछ ऐसे बना था, फिर एक ग्राफ कुछ ऐसे बना था, फिर एक ग्राफ कुछ ऐसे बना था, ये सॉलिड पे था, ये सेमी सॉलिड पे था, ठीक है, और ये प्लास्टिक पे था, प्लास्टिक स्टेज,
और जो ये वाला ग्राफ था ये लिक्विड स्टेज पे था, लिक्विड स्टेज। ठीक है, ये शियर स्ट्रेंथ होती थी, ये वाटर कंटेंट होता था, वाटर कंटेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख पाओगे कि जो वाई एक्सेस सॉरी एक्स एक्सेस के जो पैरेलल या उससे कोइंसाइड कर जाता है तो आप उसको बोल पाओगे कि यहां पे शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू या सिग्मा वर्सेस स्ट्रेन, मैंने ग्राफ खींचा था, सॉरी, दिस इज द नॉट वाटर कंटेंट, दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस जो ग्राफ खींचा गया था उसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी सॉलिड वाले की, फिर उससे कम सेमी सॉलिड की, फिर उससे कम प्लास्टिक की, और जो आपका लिक्विड स्टेज पे वो आपकी सॉइल होगी उसका जो आपका क्या कहते हैं जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो निग्लिजिबल होगा या जीरो होगा। तो आप देख पाओगे द शियर स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉइल लिक्विड लिमिट इज जीरो, नेगेटिव, वेरी स्मॉल, वेरी हाई। वेरी हाई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सॉलिड स्टेज में होता है। देखिए लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में पानी की तरह बहने लगती है सॉइल, जब बहने लगेगी तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिल पाता उसको इंटरनली, तो इसलिए उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, जीरो, क्योंकि जो रेजिस्टेंस देता है वहीं से शियर स्ट्रेंथ जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो अभी तक हमने 12 क्वेश्चन देखे, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। अगले हम लोग डिस्कस करेंगे अब और बेहतरीन क्वेश्चन है जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, आपको मन लगाना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है, टाइम का यूटिलाइज करना है, सारी चीजों को ध्यान रखना है। घर पे रह के खाओ पियो अच्छे से, मौज करो, लेकिन अच्छे से पढ़ना भी है आपको। ठीक है, तो आपको पूरा एकदम फोकस पढ़ाई, क्योंकि टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। आपको लग रहा होगा कि भैया टाइम अभी है, लॉकडाउन चल रहा है, हम टाइम को वेस्ट कर दें, नहीं करना है। आपको इसी टाइम का यूटिलाइज करना है, कुछ मत करो, दिन भर में 6-7 घंटे पढ़ लोगे तब भी अच्छा कर जाओगे। ठीक है, प्रॉपर शेड्यूलिंग बना करके, टाइम का यूटिलाइज करके, टाइम टेबल बना के नहीं करना है, लेकिन बस टारगेट बना के पढ़ाई करनी। टारगेट इन द सेंस कि आज यार मुझे ये करना है, सॉइल करनी है, स्टील करनी है, आरसीसी रिवाइज करनी है, बीएमसी रिवाइज करनी है, कुछ टेस्ट देने हैं, तो थोड़ा सा आपका प्रॉपर टारगेट बना के पढ़ाई करोगे तभी कर पाओगे। नहीं तो पता चला दिन भर में कहोगे यार स्टील का वीडियो है, इसी को देख लेते हैं, बस एक वीडियो देख ले, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपको क्या है, टाइम को अगर यूटिलाइज करना है तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज करिए। टाइम दोबारा लौट के नहीं आने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको प्रॉपर उसको यूटिलाइज करिए, ठीक है, तभी फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि चीज़ें क्या है ना, जब तक हम लोग पढ़ते रहते हैं याद रहता है, उसके बाद जाती हैं चीज़ें भूल, तो इसलिए आपको उसको रिकॉल करते रहना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखिए सॉइल में टेंशन मत लीजिए, सॉइल हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। उसके अलावा जो आपके वीक सब्जेक्ट हो आप उन पे कोशिश करिए। उसके बाद में हम लोग कभी जैसे इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चनों पे, अपने जो भी क्वेश्चन अभी तक किया उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डील करेंगे। तो हमारे पास करेक्शन का हमने डील कर लिया, ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिनके बारे में डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एसएससी जेईई में पूछा गया है 2008 और 2000 रिपीट हुआ 10 में। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन कह रहा है जेईई में 2008 2010 रिपीट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, द मॉइस्चर कंटेंट, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, सॉइल बिलो विच, इंपॉर्टेंट लाइन है, इन क्या बोला, दिस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच, below which moisture content of soil, below which the soil value become constant is called the पहला ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिक्विड लिमिट, और बी ऑप्शन में उसने बोला है प्लास्टिक लिमिट, सी ऑप्शन में है श्रिंकेज
लिमिट, और डी ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो और क्या क्या बात किया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 जेई में पूछा गया है, एसएससी जेई में, जो कि 2009 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट, when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit, greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported, then the plasticity index is reported as क्या बोला है इसने, ठीक है, रिपोर्टेड एज पहला है दैट इज ए निगेटिव, दूसरा ऑप्शन बोला है दैट इज 0, सी नॉन प्लास्टिक, और डी ऑप्शन उसने बोला है नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नन ऑफ दिस। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए क्या हुआ है, उसने एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2016 में फिर से पूछ दिया, लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो 2016 एसएससी जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, फिर क्या पूछा है, द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल मास, द लिक्विड limit of a soil mass, the liquid limit of a soil mass is 20%, and its plastic limit क्या बोला है, प्लास्टिक लिमिट इज 25%, then the plasticity index, index of the soil is, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है -5, सी ऑप्शन है 0, ठीक है 0 बोल दो, और डी ऑप्शन बोला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहां पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। ठीक है, एसएससी जेई में, अभी हम एसएससी जेई कर रहे हैं, आईईएस के भी क्वेश्चन करेंगे, धैर्य रखना है। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, soil, comma, plasticity index is maximum, plasticity index is maximum, किसमें मैक्सिमम होगा, पहला ऑप्शन है क्ले, ए ऑप्शन है क्ले, बी ऑप्शन है आपके पास में कोबल, ठीक है, और डी सी ऑप्शन है यहां पे दैट इज ग्रेवल, और डी ऑप्शन है दैट इज सिल्ट। इतने क्वेश्चन हमें डील करने हैं। ठीक है, 13, 14, 15 और 16, 4 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पे, देखिए क्या हो रहा है। पहला है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। वो कौन सी सीमा है जिसपे हम लोग कि मॉइस्चर कंटेंट बिलो विच, उसके नीचे अगर हम मॉइस्चर कंटेंट करते हैं जिसके बाद में द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल बिकम कांस्टेंट। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था
कि जब डायग्राम बात हम कर रहे थे, शुरुआत में ये मॉइस्चर था, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम बना था, ये सॉलिड था, ये वाटर था, फिर इसको नेचुरल ड्राई किए थे तो कुछ डायग्राम इस तरीके से श्रिंकेज लिमिट में लोग ज्ञात करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड था, ये वाटर था, फिर फर्दर हम लोग ड्राई करते थे, ओवन ड्राई करते थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायग्राम बनता था कुछ इस तरीके से बनता था। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे ड्राई तो आपके सॉलिड तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाती थी, एयर आ जाती थी। तो आप देख सकते थे कि जो वॉल्यूम ये था V2 वो VD के बराबर था, ड्राई वाले वॉल्यूम के बराबर, VD के बराबर था। और इसको ग्राफिकली अगर हम समझें तो ग्राफिकली भी हम लोग इसको बता सकते हैं। ये था आपका, दिस इज द ग्राफ, ये वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं इधर, ठीक है, ये इधर हम लोग लिखते थे वाटर कंटेंट, क्या लिखते हैं, वाटर कंटेंट। आपको देखोगे जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता था। अब आप इसमें देख पाओगे कि यहाँ पे दिस इज द WS श्रिंकेज लिमिट, WP आता था और यहाँ पे आता था WL आता था। ठीक है, तो आप ये देख पाओगे कि यहाँ पे जो है दिस इज द वॉल्यूम, सॉलिड का है VD, और आप देखते थे S की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती थी, 1 होती थी। एट श्रिंकेज लिमिट डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है S इक्वल टू कितना होता है, 1, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो वाइट्स हैं वो पानी से क्या है, फिलअप है। ठीक है, पानी से फिलअप रहते हैं। तो आप देखोगे कि जस्ट इसके नीचे जब आओगे, डिफिनेशन पढ़िए, क्वेश्चन में अच्छे से देखिए, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिलो विच, बिलो का मतलब होता है कम होना, विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो कि जो सॉइल का वॉल्यूम है वो ये क्षेत्र जो है, दिस इज द क्षेत्र जो आप देखते हो रेड से सेट मैंने किया, इसके नीचे जैसे जस्ट इसके नीचे आओगे मॉइस्चर कम करोगे, जैसे आप इस रीजन में आओगे मॉइस्चर को डिक्रीज करोगे वाटर को, तब आप देख पाओगे कि ये ड्राई एयर की तरह काम करना शुरू कर देगी और आप देख पाओगे कि उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। जहां पे वाटर था सिर्फ वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसका जो सॉइल का वॉल्यूम है वो VD और V2 क्या होगा, बराबर। तो बिलो द श्रिंकेज लिमिट ऐसा होता है। तो आप पढ़ो इसको अच्छे से, हमको इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिक्विड लिमिट नहीं हो सकता, क्यों, बिलो द लिक्विड लिमिट अगर आप देखोगे ये है लिक्विड लिमिट का पॉइंट, इसके पीछे आओगे तो वैल्यू में चेंज दिख रहा है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये लाइन क्या है, ऐसे जा रही और वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा है, वैल्यूम दिया है। तो आप देखोगे यहाँ का वैल्यूम कुछ और है और यहाँ का वैल्यूम कुछ और है। तो बिलो द अगर बात करोगे तो डिक्रीज होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। प्लास्टिक लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मैं इस पॉइंट पे हूं, इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक आना है, तो आप देखोगे कि वैल्यू में डिक्रीमेंट तो हो रहा है, क्योंकि देखिए वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट कुछ और है, देखिए आप भाई ये जो कोऑर्डिनेट है कुछ और है और यहाँ का कोऑर्डिनेट कुछ और है। तो आप जैसे ही पीछे मॉइस्चर कंटेंट कम करोगे, बिलो द प्लास्टिक लिमिट करोगे, तो आप देख पाओगे कि इसका जो वैल्यूम है सॉइल सैंपल का डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करता है, तो इसे बोलते हैं, आप इसको लिक्विड लिमिट बोल नहीं पाओगे ना प्लास्टिक बोल पाओगे, लेकिन कांस्टेंट जब हो जाएगा तो आप उसको बोल पाओगे श्रिंकेज लिमिट। लेकिन जस्ट जैसे ही हम इसके पीछे आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। अब बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट, क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें श्रिंकेज लिमिट के अलावा, when the plastic limit of soil is greater than, नेक्स्ट अगर हम बात करें when the plastic limit of soil is greater than the liquid limit, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम प्लास्टिक लिमिट यहाँ पे ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू लिक्विड लिमिट तो कैसे फाइंड करते हैं, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे IP की अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज दिस। अगर मैं बात करूँ IP की, तो IP होता है WL माइनस WP, क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिपोर्टेड एज, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा कर दूंगा वैल्यू को, तो आप देख सकते हो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं WP माइनस, या कह सकते हो अगर ये टर्म है, अगर आप इसको बढ़ा रहे हो, ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या किया गया, WP इज ग्रेटर देन WL है, तो इससे क्या होगा कि आप देख पाओगे कि ये जब वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस, तो आप देखोगे कि जो IP होगा वो निगेटिव आएगा, मतलब लेस देन 0, क्योंकि देखिए सपोज दैट ये 20 है, ये 25 है, तो आप देख पाओगे कि ये वैल्यू जब 25 ज्यादा है तो आप देखोगे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो IP लेस देन जब 0 आएगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। क्या आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे एक टर्म दिया गया रिपोर्टेड। रिपोर्टेड हम हमेशा कभी भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कभी भी निगेटिव रिपोर्ट नहीं करते हैं। अगर वो निगेटिव आता है, अगर मान लिया दिस वैल्यू इज निगेटिव, देन रिपोर्टेड एज
जीरो। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको रिपोर्ट जब करना होता है तो हम इसको क्या लेते हैं, जीरो। निगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कभी भी प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ग्राफिकली आप देख सकते हो ज्यादातर हमेशा केसेस में WL की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर हो भी गया गलती से भी क्वेश्चन में दे दिया है तो आप उसको रिपोर्ट करोगे क्या, जीरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। अब इसी चीज को मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट करता हूं, चीजों को क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम देखें तो क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप देखना चाहोगे चीजों को कैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए यहां पे द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल मास इज 20% एंड इस प्लास्टिक लिमिट इतना, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज इतना। तो देखिए यहां पे क्या बोला है, WL की वैल्यू दे रखा है इसने 20%। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में आया है। उसके बाद में WP की वैल्यू जो है वो 25% है और मुझे IP रिपोर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा WL माइनस WP। अगर मैं इसकी बात करूं 20 माइनस 25% अगर आप बोलोगे तो आंसर आएगा माइनस का 5%, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो भी वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको रिपोर्ट क्या करते हैं, तो रिपोर्ट अगर हमें करना होता है तो IP की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रिपोर्ट करेंगे, जीरो। अगर IP की वैल्यू जीरो रिपोर्ट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आप देख पाओगे, दैट इज द C, नॉट 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलती हो सकती है, तो आपको आंसर जो करना है वो क्या करना है, जीरो करना है। तो C इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम, ऐसी कौन सी सॉइल है जिसके केस में प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स उस सॉइल का मैक्सिमम होगा जिसमें देख सकते हो कि WL माइनस WP मैंने लिखा। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे कि कौन सी ऐसी सॉइल्स होती हैं जिसमें लिक्विड लिमिट जो है ज्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे IP डिपेंड करता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट पे डिपेंड करता है। जिस सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं ये कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स भैया होता क्या, कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जिस सॉइल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप क्ले ले लीजिए, ग्रेवल ले लीजिए, सैंड ले लीजिए, कोबल ले लीजिए, बोल्डर ले लीजिए, आप देख पाओगे कि सरफेस एरिया किसका सबसे कम ज्यादा होता है, दैट इज क्ले का सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है। उसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है, फाइनर होता है, इसलिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, सॉइलिंग भी ज्यादा होता है, श्रिंकेज भी ज्यादा उसी का होता है। तो आप इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए, ग्रेवल में नहीं हो पाएगा प्लास्टिक क्योंकि इसमें कोहेशन ही नहीं होता है, सिल्ट में कुछ ना कुछ कोहेशन होता है। यहाँ पे क्ले भी ऑप्शन में है, एक ऑप्शन कोबल है। कोबल एक तरीके का ग्रेवल की फैमिली का मतलब पार्ट है कह सकते हो, जिसका साइज 80 mm के आसपास होता है। पार्टिकल का जो साइज होता है वो अगर आपका 4.75 mm से ज्यादा होता है, या कह सकते हो जिसका पार्टिकल 80 mm के आसपास होता है, ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं कोबल। कोबल एक तरीके का ग्रेवल का मतलब फैमिली का इंसान है, दैट इज आल्सो अ ग्रेवल। इसको मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, दैट इज आल्सो अ ग्रेवल। ग्रेवल होता है लेकिन पत्थर थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन इनमें कोई कोहेशन नहीं होता है। तो आपको जब तक कोबल के बारे में पता नहीं होगा तो आपको कंफ्यूजन एग्जाम में हो सकता है, यार कोबल कोई बला तो नहीं है, लेकिन इसलिए आपको ध्यान देना है कि कोबल क्या है, एक तरीके का ग्रेवल होता है जिसका साइज 80 mm के आसपास होता है। बोल्डर जो था वो 300 mm से ज्यादा साइज होता है, उसे कहते हैं बोल्डर। 4.75 mm पे जो 50% से ज्यादा मटेरियल अगर रिटेन करता है तो उसे बोल पाते हैं ग्रेवल। क्ले का अगर पार्टिकल देखें जिसका जो साइज होता है 2 माइक्रोन से छोटा होता है, ऐसे बोलते हैं क्ले। इसको क्या बोलते हैं, क्ले। पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन दैट इज कॉल्ड क्ले। क्ले में अगर आप देख पाओगे कि इसकी जो भी प्रॉपर्टी रहती है उसमें लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट बहुत ज्यादा होती है। तो इसने पूछा था IP इज मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की बात करूं तो ये जो वैल्यू आएगी बहुत ज्यादा आएगी, वो किसके केस में आएगी, क्ले के केस में आएगी। तो इसका एक ऑर्डर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऑर्डर। ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे ज्यादा अगर मैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करूं, मैंने लिखा भी रखा है फिर भी मैं लिख देता हूं, IP ऑर्डर सबसे ज्यादा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं बात करूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग का मतलब होता है ज्यादा से कम की तरफ आना। तो सबसे ज्यादा अगर देखोगे क्ले का होगा, उसके बाद में पहले नंबर पे क्ले डिक्रीजिंग, उसके बाद में क्ले के बाद में मैं लिख सकता हूं सिल्ट को, सिल्ट के बाद में अगर आप देखोगे तो सैंड, ठीक है, सैंड के बाद में ग्रेवल। इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस साइड में बढ़ना है। इसकी सबसे ज्यादा रहेगी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, फिर सिल्ट का, फिर उससे कम, फिर इसका इससे कम। तो सबसे कम सैंड वगैरह में प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, लगभग ये 0 के आसपास होता है, इसमें भी 0 के आसपास होता है, इसमें 10 से 15 के आसपास होता है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें ज्यादा होगा 40-50 के आसपास। तो इस तरीके से आप उसको रिमेंबर कर सकते हो। अब लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है 3-4 क्वेश्चन और 2-3 डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में हमको अच्छे से कुछ पता है, ठीक है। तो
अब देखोगे क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, बस समझना होता है। क्वेश्चन देखो करने के बाद में कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़नी, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अगली क्लास में कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर जो डिस्कशन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस हो जाएंगे तो उसको अच्छा कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना चाहिए। कैसा ग्रांडे अपार्टस के बारे में हमने डील किया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में। एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ है बहुत बार, कर लेते हैं उसको। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप लोग जानते होंगे। 2012 2017 SSC JEE में रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज 0, if the plasticity index of a soil mass plasticity index of a soil mass is 0, then soil is दो बार रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस समझना है, क्लास करते रहना है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्ले, बी ऑप्शन है क्ले सिल्ट। क्ले सिल्ट मतलब होता है क्ले और सिल्ट का मिक्सचर। ठीक है, सी ऑप्शन है सैंड और डी ऑप्शन आपके पास में है सिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर लें, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, एक और क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे हो जाने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, दो बार रिपीट हुआ है 2016, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। SSC JEE में भी आया है। SSC JEE में ये पूछा गया था आपका दैट इज 2016 में, प्लस IES में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। IES में ये पूछा गया था आपका दैट इज 2000। तो आप देख सकते हो IES के क्वेश्चन सीधे रिपीट कर देते हैं। अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट, इसी से रिलेटेड इसलिए डील कर रहे हैं। लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 20%, इंडेक्स इज 20%। द प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ द सॉइल, द प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ द सॉइल एज कितना होगा ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बी है 20% है, उसके बाद में सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है 30% है, उसके बाद में सी ऑप्शन 40% है और डी ऑप्शन जो है आपका 60% है। देखिए अभी हमने डील किया था बहुत अच्छे से। सबसे पहले ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जो कि SSC JEE में पूछा गया है 2012 और 17 में। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज 0। मैंने क्या बताया था कि जो नॉन प्लास्टिक होते हैं जैसे सैंड है, ग्रेवल है, ठीक है, कोबल है, बोल्डर है, ये सब जो चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें जो आप जोड़ के देखोगे, इनका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है जिसको मैं IP बोलता हूँ, दैट इज WL माइनस WP, ये क्या होता है, दैट इज 0। इसको क्या बोल पाते हैं, दैट इज, इसको एक और नाम बोल सकते हो, दैट इज नॉन प्लास्टिक। ठीक है, इनमें कोई कोहेसन नहीं होता इसलिए इसको बोलते हैं नॉन प्लास्टिक। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इसमें क्या है, सैंड, ग्रेवल, कोबल एंड बोल्डर, तो ये है नॉन कोहेसिव। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अ सॉइल हैज, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सैंड, क्योंकि सैंड के केस में ऐसा होता है, उसमें कोई कोहेसन नहीं होता, इसलिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, 0, क्योंकि वाटर होल्ड नहीं करेगा ज्यादा, कोहेसन नहीं होगा उसमें, लिक्विड लिमिट भी ज्यादा नहीं होगी। अ सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 40%, इसका मतलब है WL की वैल्यू उसने 40% दे रखा है। उसके बाद में एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP की वैल्यू में बात करूं तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है 20%। ठीक है, उसके बाद में उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्लास्टिसिटी लिमिट कितना होगा। उसने क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा WP के बारे में, भैया आप बता दीजिए। आई नो दैट कि क्या होता है, IP इक्वल टू WL माइनस WP होता है। ठीक है, अब IP की वैल्यू आपके पास 20% है और मुझे यहाँ पे जो निकालना है वो है आपके पास 40% लिक्विड लिमिट दे रखा है, मुझे WP चाहिए, तो WP इक्वल टू 40 माइनस 20, तो आप देख पाओगे यहाँ से 20% आंसर आपका निकल जाता है। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज द 20%, तो ए आंसर। ये क्वेश्चन 2016 में रिपीट हुआ और IES में 2000 में है। एक ऐसे ही क्वेश्चन मैं जनरल बताता हूँ, सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे आया था, इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ।
सेकेंड पार्ट इसमें ऐड कर लेना, अपना घर पे लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेना। इफ लिक्विड लिमिट इज 40% एंड प्लास्टिक लिमिट इज 20%, देन फाइंड आईपी। ये क्वेश्चन एक हो जाएगा, ये एसएससी में 2 बार रिपीट हुआ है। तो आईपी क्या निकाल पाओगे, WL माइनस WP, दैट इज 40 माइनस 20 करोगे तो आंसर आएगा 20%। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी निकालता है। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, डायरेक्ट घटा देना है, आंसर निकाल के आगे बढ़ जाना है। तो फ्रेंड्स आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है आपके आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएएस के जो डिस्कस करेंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसमें हम लोग कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।